नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है बिज़ टॉक द मिडनाइट शो, जिस इज स्पॉन्सर्ड बाय क्लाउड एक्सेस। मैं कुलजीत मारवा एक प्रोडक्टिविटी कोच हूँ जो न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी के बेस पे लोगों को फ्रीडम और हैप्पीनेस के लिए काम करता हूँ। और इसी की कंटिन्यूएशन में मैं इस शो में ऐसे सक्सेसफुल लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूँ जिनसे हम उनके सक्सेस के बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स वो लेते रहे, क्या एटीट्यूड उनका रहा, सो दैट वो एक मुकाम तक पहुंच पाए और लोग आज उनको अच्छे से जानते हैं। और इसी धारा के अंतर्गत मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जो मल्टी फेसेट शख्सियत है, जिनके पास बहुत सारी गुण ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि अरे ये भी और ये भी। तो आइए वो राज खोलने चलते हैं। तो डॉक्टर नवनीत कालरा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे को जब आपके बारे में पता लगा मेरी खुद एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसका कारण एक ही था कि अरे ये तो डॉक्टर साहब वही हैं जिनका यूट्यूब पे मैं भी फॉलोअर हूँ, और यूट्यूब में आपके मेरे ख्याल मैं ही फॉलोअर नहीं हूँ, 8 लाख से ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं। जी जी। या तो मैंने देखा, और मज़ेदार बात यही कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी ये बड़ी हेल्प करी उस यूट्यूब के थ्रू, बिकॉज मैंने एक ख़ास चीज़ देखी कि आपकी वीडियो देख के स्ट्रेस पता नहीं कहाँ भाग जाता है। तो ये आइडिया आया कैसे आपके दिमाग में? मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, हम लोग अपने सारे रूटीन कामों में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस किया और घर गए और ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है 9 to 5 की जॉब में। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। और हम डॉक्टर्स का जॉब बहुत स्ट्रेस से भरपूर होता है, सुबह से शाम तक मरीज मरीज मरीज, बीमारी बीमारी बीमारी। तो कहीं ना कहीं इंसान ना बहुत मोनोटनस लाइफ हो गई थी। तो मुझे लगा कि नवनीत कुछ करना चाहिए। 2018 की बात है। तो मैंने कहा क्या करूं। तब तक यूट्यूब का पता तो था ही, फेसबुक यूट्यूब ये सब पता था। तो मैंने कहा चल यार कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ नया कुछ किया है, कोई चैनल स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत सीरियस होके नहीं किया था मैंने, ऐसे मस्ती में किया था। अपने जो मेरा शौक थे, मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेता था, बाथरूम सिंगर था। अच्छा। थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लेता था, लोगों को हंसा देता था। तो ये मेरे में क्वालिटी थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसके सहारे कुछ और भी कर सकता हूँ। तो मैंने एक वीडियो एक दो बना के मैंने अपने यारों दोस्तों को भेजे। उन्होंने कहा कि नवनीत तुम कनेक्ट हो रहे हो लोगों से, सबसे अच्छी बात है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बनाता रहा, लेकिन कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं थे। मीनवाइल मेरे कुछ, मैं सिंगिंग करता था जितनी मुझे आती थी। अच्छा। और स्टैंड अप कॉमेडी करता था। स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती थी मेरे पास कुछ भी, मैं अपने आप ही शुरू हो जाता था, स्पॉन्टेनियस जो भी मुझे समझ में आया। लेकिन जब एक तो मेरे मेडिकल वीडियोस बनाए वो वायरल हो गए, तो फिर बीच में कोविड आ गया 2020 में। और कोविड में मुझे लगा कि जब मैंने वीडियो बनाने शुरू करे कोविड के ऊपर, तो एक्चुअली क्या था कि कोविड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ना किसी को वायरस के बारे में पता था, ना किसी को ट्रीटमेंट के बारे में पता था, किसी को नहीं पता था। सच बता रहा हूँ, ये एक टोटल ब्लाइंड ऐसी चीज़ थी। और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस पे, मैंने MBBS MD किया हुआ है मेडिसिन में, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे जो मुझे नज़र आ रहा था उन्हीं के सारे में आगे बढ़ता गया। और मैं जो प्रेडिक्शन करता गया, और ट्रीटमेंट वाइज भी मैंने अपने हिसाब से कोई, अब लोगों को लगता है कि मैं कोविड स्पेशलिस्ट हूँ या था, जबकि ऐसे कोई डिग्री नहीं है हमारे पास। कोविड स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता। अगर आप देखोगे तो हर इंसान जिसको भी जितनी नॉलेज थी उसने अपने हिसाब से काम किया, चाहे वो पीडियाट्रिशियन था या वो फिजिशियन था, सब ने अपने अपने हिसाब से काम किया। गवर्नमेंट की अपनी गाइडलाइंस थी कि ये ट्रीटमेंट देना है। गाइडलाइंस भी टाइम पे चेंज होती रही, आज ये है तो कल ये है तो परसों ये है। जैसे जैसे रिसर्च हो रही थी वैसे वैसे सब गाइडलाइंस चेंज हो रही थी। पर समहाउ मैं खुद को अनुभव करता था या फील करता था, तो मैं वीडियो बनाता गया हर रोज। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि ये वायरस वो था जो किसी को भी मालूम नहीं था है क्या। exactly. और मेडिकल ट्रीटमेंट भी समझ नहीं आ रही थी कौन सी है। पीपल ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट कर रहे थे इसको, पर इलाज कैसे चल रहा है कैसे होना कुछ मालूम नहीं था। तो जब आप वीडियो बनाते थे तो कैसे आप मैं उसमें जब वीडियो बनाता था मेरे मन में होता था, एक तो मैं लोगों को ये बताऊं कि आजकल के हालात कैसे हैं। हर रोज ये होता था, जब फर्स्ट वेव आई फिर सेकंड वेव आई, तो लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे।
मुझे लगता था कि एक तो मैंने जो भी, अच्छा मेरे अंदर एक जो बेसिक कैरेक्टर था, एक सिंगर का, एक कॉमेडियन का, मैंने उस कैरेक्टर को छोड़ा नहीं। अच्छा। मैंने कहा यार नवनीत, अपने आप को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। उसने कहा देख बेटा, तो यूट्यूब में तो छाएगा, लेकिन एज ए डॉक्टर ओके। तूने आगे जाना है। एज ए डॉक्टर तुझे बनाया मैंने डॉक्टर, लेकिन तू बन गया यूट्यूबर। अगर तूने यूट्यूब में भी आगे बढ़ना है, तुझे एज ए डॉक्टर ही बढ़ना पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। उसने मुझे ये रास्ता दिखाया। ओके। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे यूट्यूब वीडियो वायरल होने शुरू हो गए, जो प्रिडिक्शन में करता था वो सही निकलने शुरू हो गए, जो ट्रीटमेंट में बताता था लोगों को उस पर भरोसा होना शुरू हो गया। और छोटी छोटी चीज़ें थी बड़ी, जैसे एक नॉर्मल सा था कि जी जो हमारा एक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखनी है, तो वो कैसे देखनी है, तो मैं पढ़ता भी था। ऐसा तो नहीं कि मुझे कहीं से नॉलेज मिल गई, मुझे स्टडी पढ़ना, करने के बाद मुझे फिर स्टडी करना पड़ता था। हर आदमी तो अब डॉक्टर नहीं है, जी। एक लेमैन को कुछ नहीं पता था। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे सामने आ रही थी, तो मेरी बुद्धि भी उसी हिसाब से काम कर रही थी। पर मुझे लगा कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं, नवनीत कुछ ऐसा कर इनका मन से डर निकल जाए। तो मैंने हालांकि सच बोलूं तो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, ये मेरी नेचर थी कि चीज़ों को लाइट वे में बताने की, लाइटर वे में बताने की, कुछ कॉमेडी। तो मैं उस तरह के वीडियो जब बनाता था तो मैं उनको हंसाता था। शुरुआत गाने से करी, बीच में कॉमेडी डाल दी, लास्ट में फिर गाना गा दिया। फिर मैं उनको कुछ हालचाल बताता था कि आज दिल्ली में कितने केस आए, अच्छा आज दिल्ली की बस चलेगी, दिल्ली की बस आज यहाँ जाएगी, तो दिल्ली में वायरस आज कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो ये मैं अपने हिसाब से एक लाइटर वे में लोगों को बताता गया, लोगों को पसंद आता गया। जब कोविड खत्म हो गया, अभी खत्म तो नहीं हुआ है, हालांकि अब ये आ गया है, WHO ने बोल दिया है जी, अब उसको हमने इमरजेंसी का जो स्टेटस खत्म कर दिया। तो इसका यही माना जा रहा है कि अब कोविड जा चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, और भी गम है जमाने में, और भी वायरस है जमाने में, और भी बीमारियां जमाने में। लेकिन मुझे क्या शिक्षा मिली इस पूरे कोविड से, और जब लोग बाद में मिले इन सब चीज़ों के बाद, डेल्टा में हम सब ने अपने लोगों को खोया, बहुत सारे लोगों ने खोया। उन सब ने जब मिलते थे, जब मेरे क्लिनिक पे बाद में आए, इस यूट्यूब के थ्रू बहुत लोग मिले, पेशेंट भी बहुत मिले। उन्होंने बोला कि सर आप नहीं जानते कि आपने हमारे लिए क्या किया। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई, मैं तो डर गया। मैंने क्या किया? कहता सर हमारा डिप्रेशन, हमारा फियर, ये सब दूर हुआ है। उसमें बहुत सख्त जरूरत थी। हाँ, लेकिन लोग घर में बैठे हुए थे। मुझे अनजाने में ये बात पता ही नहीं थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे हिट कर रहा है, और पॉजिटिव वे में हिट कर रहा है। तो ये बात मुझे नहीं पता थी। आप कई बार अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हो जो अच्छा बुरा हमें खुद नहीं पता होता, सामने वाले ही बताता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। हम लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ था। और सच बोलूं तो मुझे भी कोविड हो गया था। तो जब मुझे कोविड हो गया, मैं सिर्फ एक दिन ऐसा था जो मैंने वीडियो नहीं बनाए, नहीं तो मैंने हर रोज 2 या 3 वीडियो में डालता था। और मेरे साथ डॉक्टर के अग्रवाल भी थे, हम दोनों लोग काफ़ी, डॉक्टर के अग्रवाल तो खैर बहुत सीनियर थे मेरे से, मैं उनका चेला शिष्य भी रह चुका हूँ, तो मूलचंद हॉस्पिटल में। हालांकि ये बहुत उनके साथ फिर वही हुआ बैड लक कि उनका देहांत हो गया, इससे आपको पता है सबको। तो वो थे और मैं था, तो हम लोग काफ़ी कोविड में बहुत एक्टिव थे। तो मैं यही मानता हूँ कि बुरे वक्त में हम लोगों को सामने आना चाहिए। और ये एक ऐसी आपदा थी जहाँ से काफ़ी डॉक्टर्स ने भी जान गंवाई अपनी। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ मुझे लगता है कि वक्त आने पे लोगों ने बोला कि एक मेडिकल सेना इस समय खड़ी है ना। उस समय लोग यही कहते थे कि मेडिकल सेना है, आर्मी, मेडिकल आर्मी। तो हमें अपनी सब चीज़ों को छोड़ के ना, जब आपदा आती है कुछ चीज़ के, तो समाज के लिए हम सबका फर्ज है कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने जो किया मैंने अनजाने में किया, मैंने जानबूझ के कोई काम नहीं किया। तो लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को ये समझ आया कि एक तो आपने फैक्ट्स लिए, फिगर्स लिए, उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लोगों को गाइड किया कि मेडिकल हिस्ट्री कैसे होगी। पर बैकग्राउंड में एक और चीज़ बैठी हुई थी जो है एक स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, वो नेचर होती है, सिंगर। वो मेरी बेसिक नेचर। हम कैसे विश्वास करें कि एक छोटा सा सैंपल हमारे दर्शकों को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं पहले बताता हूँ कि मैं जब उस वीडियोस में एक कंडक्टर बन जाता था, मैं मिमिक्री भी करता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ सबकी, यहाँ पे जितने लोग बैठे मैं कर लूँगा। लेकिन आदत थी, मैं अपने टीचर्स की मिमिक्री करता था, सबकी करता था, तो वो एक आदत थी। सर एक हो जाए छोटी सी। हाँ, तो मिमिक्री मैं कंडक्टर की करके दिखाता हूँ, जो मैं अपनी बस लेके जाता था। अच्छा। उन वीडियोस में अब बंद कर दिया है, अब लोग अभी भी डिमांड करते हैं सर दिल्ली की बस अब आती नहीं है। तो मैंने इसलिए एक हमारी यूट्यूब की पार्टी हुई थी, सक्सेस पार्टी, तो उसका नाम यही था, ओए दिल्ली 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 ओए। तो मैं बोलता था ओए दिल्ली 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 ओए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो कैसे मेरी बस जाती थी। तो मैं कंडक्टर बन चुका हूँ, डॉक्टर नवनीत कालरा कंडक्टर बन चुके हैं। तो बस शुरू होती थी, ओ दिल्ली 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 दिल्ली, ओ दिल्ली
दिल्ली विकासपुरे, दिल्ली जनकपुरे, दिल्ली पार्लियामेंट, दिल्ली 2 लाख ओ है कोई मुआ, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं 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 आऊं। तो ये इस तरह की बस मेरी, फिर लोग डिमांड करते थे सर हमारे बस प्रीति विहार लेके आओ सर, शकूरपुर लेके आओ सर रोहिणी तो लाते नहीं अपनी बस। तो लोगों की डिमांड आती थी, तो फिर मैंने कंपटीशन भी कराया था बच्चों का पूरे इंडिया में कि आप अपना इस टॉपिक के ऊपर अपने वीडियो बनाओ। तो इस तरह से मैंने सबको जोड़ के रखा अपनी हंसी मजाक से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हट के कुछ करना चाहिए लाइफ में। हर चीज़ मतलब कि गम तो सबकी ज़िंदगी में है ना। डेफिनेटली हम अपने डॉक्टरी भी चलती रहेगी, है ना। वो तो आप डॉक्टर हो तो आपका फ़र्ज है डॉक्टरी करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलाज जो होता है ना वो दिल और दिमाग दोनों से होता है। खाली दिमाग से इलाज करोगे ना तो मरीज को आप ठीक नहीं कर सकते। वो आपको चाहता है कि आप उसके कंधे पे हाथ रखो। बूढ़े बुजुर्ग आके जब बोलते हैं ना कि मैनू, उसके घर वाले आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इनको ना आपके पास लाना होता है बस। अरे वाह। वो कहते हैं जी हमें तो मैंने ना एक बार मिला दे डॉक्टर नाल। वो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो तुहानू मिलन आई सी, कहते जी डॉक्टर साहब महीने में एक बार ना आपकी शक्ल देख लेते हैं, ठीक हो जाते हैं बस। तो ये जब चीज़ मरीज जब ये बोलते हैं ना रिश्तेदार, तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि नवनीत। ऐसा कौन सा मैजिक करते हैं जब आपको आके मिलते हैं? मैं कभी डॉक्टर की तरह बिहेव ही नहीं करता हूँ। मैं मरीज होता तो मैं बाहर निकल के चला जाता हूँ, उनके पास खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा। बाहर निकल के हमारे पास अगर कोई मिठाई खड़ी है तो मैं डब्बा लेके निकल जाता हूँ, लो जी खा लो सारे लोग। तो मैं कभी वो बिहेव ही नहीं करा डॉक्टर वाला। और वो जो मुझे यूट्यूब के थ्रू जानते हैं तो उनका एक डर खत्म हो गया। हमारे एक वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं कि जब आप बीपी चेक कराने जाते हैं ना तो डॉक्टर के पास तो आपका बीपी बढ़ जाता है। और डॉक्टर कई पेशेंट के साथ होता है कि डॉक्टर क्लिनिक पे जाते ही डर लग जाता है। तो वो कहते हैं सर डॉक्टर साहब क्लिनिक पे तो मेरा बीपी जाता था, घर पे ठीक रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का एक मेडिकल फोबिया होता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिपोर्ट आने से पहले ही बीपी बढ़ जाता है, रिपोर्ट क्या आएगी, होता है ना ये डर। डॉक्टर साहब बचपन में याद है मेरे को एक इंजेक्शन से डर कितना डर लगता था इंजेक्शन का, मैं भी लगता था। इंजेक्शन लगाना हो घर से होते हुए जाते। बिल्कुल। तो मैं यही बोलता हूँ सभी डॉक्टर से, अपने जूनियर से, कि यार थोड़ा कूल काम रहा करो। एक रिपोर्ट बताने का एक तरीका है मरीज को, जी है ना जी। अगर मुझे पता है कि इसको सामने वाले को कैंसर हो गया है तो मैंने कैसे इसको बताना है, इसको हार्ट अटैक हुआ पड़ा है, मुझे कैसे इसको बताना है। मैं अगर बोल दूं तुम्हें हार्ट अटैक हो गया तो उसको उस शॉक में ही हार्ट अटैक और बढ़ जाएगा। मुझे उसको सिर्फ इतना बताना है कि यार ये ईसीजी में थोड़ा ना चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी, मुझे लगता है थोड़ा सा ना आपको एडमिट हो जाना चाहिए एक आध दिन के लिए। तो घर वालों को समझा देते हैं कि भाई इनको हार्ट अटैक हो गया, आप इनको ले जाओ एडमिट करा दो। मरीज के सामने इतना शोर मचा देना, बहुत बड़ा हार्ट अटैक है, बहुत सीवियर अटैक है, तो मरीज तो वैसे बेचारा मर जाएगा, उसको नहीं भी होगा। तो आपको चीज़ों को कूल एंड काम करके, कंपोज करके बताना होता है मरीजों को, जिससे कि वो शांत रहें और आप भी शांत रहो। और शांति सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है आज की दुनिया में। लोग भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। तो मुझे लगता है कि कितना कूल रह के आप काम कर सकते हो, ये एक आर्ट है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप लाइफस्टाइल डिजीज में काम करते हैं जी, तो आप ज़्यादा मेडिसिन पे फोकस करते हैं या उनके लाइफस्टाइल पे? नहीं, मेरा फोकस सबसे पहले लाइफस्टाइल पे होता है। और मैं उनको बोलता हूँ कि तू बता कि तू जिंदगी में दवाई खाना चाहता है या तूने कुछ करके दवाइयाँ खत्म करनी है। पहला सवाल यही होता है। और फिर मैं बोलता हूँ अगर तूने नहीं करना तेरी मर्जी है। भाई तू अगर नहीं सुधरेगा मेरे तो फायदा ही है, मेरे पास तो तू बार बार आएगा। लेकिन अगर तू चाहता तेरी दवाइयाँ बंद हो जाए तो तू सुधर जा। तो ये लाइफस्टाइल मैं सभी डॉक्टर से, जूनियर से बोलता हूँ कि हर एक को बताओ। और 80% बीमारियाँ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। खाने पीने से हो, सैर ना करने से हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो सारी ये तो हो गया फेस टू फेस। हाँ। तो ऑनलाइन वो टाइम था जब कोविड आया, तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए भी। तो वो कैसे कर पाते हैं आप, वो कैसे देख पाते हैं? मुझे ये लगता है कि पहले ऑनलाइन अलाउड नहीं थी कंसल्टेशन, पहले टेली कंसल्टेशन अलाउड थी कि जहाँ पे एक डॉक्टर बैठा होगा, जैसे एम्स में चलती थी, पहले से ही चलती थी। बिल्कुल। कि गाँव में या ऐसी जगहों पे जहाँ आपको नहीं डॉक्टर मिल रहे हैं तो वो टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है कि आप फ़ोन पे डायरेक्ट पेशेंट से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोविड में महामारी थी, इमरजेंसी थी, तो हम हर जगह वहाँ पहुँच गए, गांव-गांव में जहाँ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। और वैसे भी डॉक्टर गांव में पढ़े लिखे कम हैं, जिसको बोलते हैं झोला छाप हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, ऑनलाइन कंसल्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा आज मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ कि सरकार का रेवेन्यू बहुत बड़ा होगा इससे। वंडरफुल। और अच्छा सर, लोगों तक पहुँचना हमारा मकसद है। नहीं, हम पहुँचे, लेकिन वो आप समझिए कि कितना आपको, सरकार को भी इसका रेवेन्यू मिलता है और
हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। Definitely, हम sir, अच्छा काम दोनों कर रहे तरफ हैं, है। लेकिन सरकार जब ये बोलती है कि गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में जाइए, जी जी, तो हम किसी ना किसी तरीके से गांव में जा चुके हैं, हम Sure. हर घर में जा चुके हैं, श्योर, ठीक है। वहां पे अगर झोला छाप उसको देख के भी ठीक नहीं कर पा रहा है, हम उसको दूर से भी ठीक कर सकते हैं। हम एटलीस्ट झोला छाप को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, भाई ये कर दे, ये टेस्ट करा ले, ये इसको निकल सकता है, इतना तो आप कर सकते हो ना। बहुत तो बढ़िया। मुझे लगता है दर्शकों, ऑनलाइन तो बहुत आप- अच्छा एक वो है। या सो डॉक्टर नवनीत कालरा, यहाँ ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा, बट हमारी मजबूरी है उस टाइम से जहाँ हम अपने नए सेक्शन को ऐड कर रहे हैं, जहाँ हम आचार्य जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, वो भी एक एक्साइटमेंट है हमारे बारे में कि मैं भाई भी मिलना हम चाहता उनसे हूँ। मुलाकात। जी हाँ। वाह, डेफिनेटली हर कोई मिलना चाहेगा उनसे। तो आइए दर्शकों, आपको ले चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। चलिए, धन्यवाद। कुलजीत मारवा आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता है दोबारा। और आज अभी हम मिले डॉक्टर नवनीत कालरा से, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और अगर आप भी इनको फॉलो करना चाहते हैं मेरी तरह, तो इस लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज मैं आपको एक और बड़ी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर आचार्य विवेक पंचतत्व, जो विश्व प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तुशास्त्री हैं, और मेरे को शायद डिग्रीज कम पता है इनकी, बट एक ही जगह इतना सारा ज्ञान। मैं खुद जब इनसे बैठता हूँ बात करने के लिए तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि, और अभी भी वो कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क में लगे रहते हैं। सो हमारे आचार्य जी खाली देश में ही नहीं, विदेशों में, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, ये सब जगह पे हैं, और इनके ऑफिस भी वहाँ पर हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी वहाँ पर है। तो आइए मिलते हैं। और डॉक्टर नवनीत कालरा, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी हमने इनसे शेयर जी, कर जी। रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो आपको सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी, आपका स्वागत है। तो डॉक्टर नवनीत कालरा, आप भी कुछ पूछना चाहें इनसे? धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, और नेचुरली मैं अब आपको फॉलो करूँगा, और मैं खुद आपको फॉलो करूंगा जी। एज ए डॉक्टर अगर हम कहें तो हम लोग एक साइंस वाली फील्ड में हैं, और ये अपनी साइंस, इनकी अपनी अलग साइंस है। तो दोनों का मिलन हो जाए तो बड़े अच्छे वो हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने लिए तो कम पूछूंगा, अपनी ऑडियंस के लिए ज़्यादा पूछूंगा कि क्या, एक तो अपने लिए आपने मेरी वो ले ली है जन्म पत्री, तो मैं जी। ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं और कितने समय तक अपने मरीजों की सेवा कर सकता हूँ। ये ना आपने बिल्कुल नचिकेता वाला प्रश्न किया है मेरे से। ठीक है, देखिए, जो आप समय की बात कर रहे हैं, तो जो समय की धारा है वो ना मेरे हाथ में, वो किसी के हाथ ना में, आपके हाथ में, वो उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। और उस धारा में जाना और उस धारा के अंदर बिना बात ही छेड़छाड़ करना वो नहीं है, निषेध है। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि आप जब तक भी रहेंगे हाँ, आप यही करते रहेंगे, चलो। और आपका नाम आपके बाद भी बहुत देर तक रहेगा, आप उसकी चिंता ना करें। मैं जहाँ तक समझा हूँ, डॉक्टर नवनीत कालरा का क्वेश्चन, सवाल ये भी था साथ में, जो मैं समझता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, नहीं। और यूट्यूबर भी है, तो मेरे ख्याल से नहीं, आप सब कामों की तरफ- वो एक मेरा, वैसे सच बताऊं, मेरा वो सवाल नहीं था। ओके, मेरा जो इन्होंने बात को पकड़ लिया वो बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने। गॉट इट। मैंने कुछ घुमा के पूछा था। आचार्य जी, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि चलो मेरे 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर होना कोई सफलता का मापदंड नहीं होता है, ये बात मैं मानता हूँ, जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो अपने काम से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में और आगे नया कुछ कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, क्या बड़ा कोई काम है, या मेरी जो एक जर्नी है वो एक यूट्यूब और एज ए डॉक्टर ही बीत जाएगी? देखिए, जहाँ तक आपकी मैंने कुंडली देखी है, दो चीज़ें हैं उसके अंदर। एक होता है हमारा कार्य क्षेत्र, हम किस में काम करेंगे। तो कार्य क्षेत्र तो आप डॉक्टर हैं, आप MBBS डॉक्टर हैं, मेडिसिन में आप लोगों को इलाज करते हैं, देखते हैं, वो आपका कार्य क्षेत्र है। दूसरी चीज़ होती है आपकी अपनी हॉबी या आपका अपना वो गुण जो आपके कार्य क्षेत्र से विपरीत है, अलग है, वो आपका बहुत मजबूत है। उसमें मैं देखा कि कुंडली में हम कहते हैं जहाँ गुरु होते हैं और उच्च के होकर बैठ जाएं, तो वहाँ आदमी के पास एक उस स्थान की एक अलग ही शक्ति उसके हाथ में होती है, और वो आपके पास है उस हॉरोस्कोप के साथ जो आपने डिटेल मुझे दिया है।
कोई भी काम जिसमें आपको लगता है कि ये आपकी अलग गुण है या हॉबी है, जैसे मैं सुन रहा था बहुत देर से कि आप गाना भी गाते हैं, आप मिमिक्री भी करते हैं, आप कॉमेडी भी करते हैं, आप लोगों को बैठे बैठे ही हंस के उनका इलाज कर देते हैं, तो ये एक ना एक अलग आपकी वो है। इसमें आप और भी कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब में लोगों को सलाह देते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने, जो भी आपके अंदर की कला है, जिसका संबंध कला से है, जिसका संबंध आपके अपने निजी गुण से है। देखिए, डॉक्टरी आपने सीखी पढ़ के, MBBS करके सीखी, वो आपके निजी गुण में नहीं थी, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये आपका अपना निजी गुण है। इसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि इससे आगे ये तो मैं चलो मैं अपनी चीज़ें जोड़ता रहूँगा, जो जो मेरे मन में चीज़ें हैं, मैं क्या कुछ और बड़ा कुछ देख सकता हूँ इससे आगे, या ये सिर्फ इसी में ही मैं बंद के रह जाऊँगा, यूट्यूब और मेरी एज ए डॉक्टर? आप किस चीज़ को बड़ा मानते हैं? बड़ा मैं मानता हूँ कि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई मैं ऐसा काम करूँ जिससे कि लोग मुझे ज़िंदगी भर याद करें और मैं कुछ समाज के लिए कोई बड़ा काम करके जाऊँ। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, आपके पहले प्रश्न में, कि आपका नाम और आपका काम तब तक रहेगा जब तक आप कर रहे हैं, और नाम आपके बाद बहुत समय तक रहेगा। तो ये अगर आपको बड़ा लगता है, मुझे इतना ही बड़ा लगता है, मुझे कोई पैसे से या किसी पोजीशन का वो मुझे उसका वो तो लालच नाम नहीं जो है। है वो चीज़ें रहेंगी आगे तक, क्योंकि जो चीज़ आप जो देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट व्हाट इम्प्रेशन यू आर लिविंग बिहाइंड। तो जो आपके इम्प्रेशंस हैं वो हमेशा न जाने कितने समय तक कितने लोग उसको देखते रहेंगे और कर चलते रहेंगे उसके पीछे। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो उसी की वजह से है जो मैंने आपको बताया कि वो बहुत स्ट्रांग प्लेस है जहाँ पर आपकी अपनी निजी गुण की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। जितना उसको आप यूज़ करोगे उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सर डॉक्टर नवनीत, जैसे आचार्य जी ने आपको गाइड किया कि कुछ नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो आपके वे ऑफ बीइंग है, जो आपका हुनर है, जो आपका सोचने का तरीका है, आप सिर्फ अपने स्टेप लेते जाइए एंड यू विल बी रीचिंग दैट हाइट जो आज तक कम लोगों को मिला है। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। पर एक और एंगल मैं देखना चाहता हूँ आपके प्रोफेशन में और आपकी, बिकॉज आचार्य जी का हम एक फ़ायदा और ले सकते हैं कि ये अच्छे वास्तुशास्त्री हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो मैं किसी में नहीं आज तक देखा था कि ये जन्मपत्री देख के वास्तु की पोजीशन बता देते हैं। जी, तो क्या आप वास्तु के बारे में कोई बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ उस बारे में, कि अगर ये मुझे कुछ सलाह दे पाएँ कि जो मुझे ना पता हो। मैं वास्तु में विश्वास पहले नहीं करता था। आपको आज मैं एक बात बताता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने वास्तु के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अच्छा। और मैंने बोला था कि वास्तु एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में। अगर आपके आसपास गंदगी है, आपके पास रोशनी नहीं आ रही है सूरज की, तो नेचुरली आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ एक के ऊपर एक मकान बने हुए हैं, तो वास्तु उस हिसाब से हम कर नहीं पाते हैं, अपने मन की इच्छाएं नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो छोटे छोटे बदलाव जो हम अपने घरों में या अपने आसपास के माहौल में कर सकते हैं, तो ये मुझे किसी ने सजेस्ट किए थे, मेरे ही कोई कज़न के वास्तु में। तो उन्होंने मुझे बोला, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कर लो। तो मैंने किया और उसके बाद मुझे फ़ायदा भी हुआ। तो मैं तब से इसको मानने भी लग गया। एज ए डॉक्टर हम लोग ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, ये इनको भी पता है कि डॉक्टर हो गया, साइंस हो गया, वो अपनी चीज़ों में ही ज़्यादा खोए रहते हैं, उनको लगता है कि ये वैसे वैसे। पर मैं सच में इनसे मैं विश्वास करता हूँ वास्तु में। तो डॉक्टर साहब एक जो मिलती जुलती चीज़ आपकी सोच से, हाँ, कि हमारे आचार्य जी भी साइंस के एंगल से सोचते हैं उस चीज़ को, और साइंस के तरीके से लिखते हैं। मैंने जब भी इनसे मेरे वार्तालाप हुआ, जब बातचीत हुई, तो हमेशा ये देखा कि रूढ़िवादिता नहीं है कि यही है सिर्फ, वो एक साइंस की तरह इसको लेते हैं। तो आपको बड़ा पसंद आएगा उनको भी। जी। सो आप क्या प्रश्न पूछते हैं? मैंने अपने घर में, तो जैसे मैंने बताया, मेरे कज़न जो भी वास्तु करते हैं वो भी एक प्रोफेशनल सीए थे, तो बाद में चेंज होके वो सब इन चीज़ों में आ गए। तो उन्होंने जो जो बताया हमने कर डाला। कि ट्रस्ट फैक्टर एक होता है, तो अपने घर के लोग थे तो मैंने ट्रस्ट करके उनसे जो जो उन्होंने छोटा मोटा मुझे चेंज किया, उनको ज़्यादा मेरा कोई फाइनेंशियल वो नहीं कराया, छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने बताई और मुझे लगा हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो मैं ये इसी को देख के मैंने अपने क्लिनिक पे अपने आप कुछ करा। मुझे लगा यार गंदगी है, इसको हटाओ, यहाँ पे कुछ अच्छा सा लैंप रखो, ये करो वो करो, कि जहाँ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। बिल्कुल, ठीक है, वो एक मेरी सोच बन गई तब से। तो मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं शायद अपने पेशेंट को ज़्यादा लंबे समय तक देख सकता हूँ, अपनी फैमिली को अच्छे ढंग से देख सकता हूँ। तो मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वास्तु में मुझे क्या करना चाहिए?
हेल्थ आपने अपनी ठीक रखनी है क्योंकि आपने ज़्यादा अच्छा काम करना है, और हेल्थ को ठीक रखने के लिए बीइंग, क्योंकि आप ही के ऊपर सारी चीज़ चलती हैं, आधारित है, आपका शुक्र भी मजबूत होना चाहिए, और आपका अपना जो खुद का स्थान है जिसे हम साउथ वेस्ट में हम देखते हैं, वो दोनों मजबूत होने चाहिए। शुक्र को हम साउथ ईस्ट से देखते हैं और साउथ वेस्ट ऑनर का अपना स्थान होता है। ये दोनों स्थान आपके मजबूत होने चाहिए। जहाँ तक मैं आपकी कुंडली से देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके साउथ ईस्ट में कुछ मुझे दिखता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो लाइन है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखते हैं, जिसमें आपको बहुत छोटा सा एक उपाय करना है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं। साउथ ईस्ट में एक चांदी का सिक्का रख दें, ठीक है, उससे ही आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट में कोई भी पानी की चीज़ या कोई ठंडी चीज़ इस तरह की कोई चीज़ ना रहे। इवन कोई पोस्टर ऐसा लगाओ जिसमें पानी बह रहा है या झरना है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये घर की बात आप मुझे बता रहे हैं, चाहे घर हो चाहे आपका ऑफिस ऑफिस हो, कहीं दोनों भी जगह। हो। क्योंकि देखिए, अभी आप जैसे बता रहे थे कि वास्तु सच्चाई यही है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और बेस्ड है किस चीज़ पे? सूर्य की रोशनी पर। अब सूर्य की रोशनी अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो परेशानी है, लेकिन सूर्य की रोशनी अगर मुझे गलत डायरेक्शन से भी आ रही है तो ही परेशानी है। क्योंकि क्या है कि सूर्य जब सुबह उगता है, सबसे अच्छी पावरफुल उसकी एनर्जी होती है। जब वो शाम को छुपता है तो रेड इन्फ्रारेड रेज देता है, तो उसको हमें ब्लॉक करना होता है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो रोशनी शायद उस तरफ से आपके घर में भी आ रही हो, या आपके क्लिनिक में कहीं आ रही हो, जो कि एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, जो एनर्जी को थोड़ा सा डिप्लीट करती है, ख़राब करती है। तो हमें क्या चाहिए कि उसको रोकना है वहाँ पर। जिससे हम रोकेंगे तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपके जो भी जिन्होंने भी बताया, छोटी छोटी नेचुरल कुछ चीज़ें करनी होती है जिससे आपका प्रकृति के साथ और ज़्यादा जुड़ाव हो जाए। पौधे लगाएं, फूल लगाएं, रंग लगाएं, खुशबू लगाएं, यही प्रकृति है और यही वास्तु है। झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है कि जी ये तोड़ना है, ऐसा करना नहीं। छोटी छोटी चीज़ें करें, बहुत बिल्कुल आपने सही कर रखा है, और उसी से ही आपके अंदर बहुत गहरे आपको बदलाव महसूस होते हैं। तो डॉक्टर नवनीत, जिस तरह आप लोगों को लाइट करते हैं, आचार्य जी ने भी आपको लाइट कर दिया कि ज़्यादा एफर्ट्स की, ज़्यादा टेंशन की, ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव जो हैं ज़िंदगी में दर्शकों, हमें अक्सर नए रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ हमें सक्सेस की गारंटी मिल जाती है। तो हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि आपको वो छोटे छोटे रास्तों से अवगत किया जाए, आपको बताया जाए, आपसे शेयर किया जाए, लोगों से पूछा जाए जो सक्सेसफुल हैं, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके एक लंबे रास्ते को तय कर सकें जो सक्सेस तक जाता है। बिकॉज एक छोटी सी फ्रेज है कि सक्सेस इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। सो ये डेफिनेटली जर्नी हम चलते रहे, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, एंड हमारे दर्शकों को सीखने को बहुत कुछ मिला कि एक मेडिकल साइंस और एक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु साइंस कैसे हेल्प कर सकती है हमारी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, बट फिर भी इजाज़त लेनी पड़ेगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू।